जय हिंद साथियों, कुरुक्षेत्र क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आर्मी अग्निवीर की जो एग्जाम होने वाली 17 अप्रैल की, उससे संबंधित हम सभी विषयों का कंटेंट लेके आए हैं। साइंस, विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग का भी। और अपने जीके के अंदर हमारी जो सीरीज चली रही थी, और दीक्षा मैडम जो है वो अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चन सोल्व करा रही है। और एक बहुत बेहतरीन फैकल्टी और आएगी जो आपके संविधान के जो प्रश्न है वो भी सोल्व करवाएंगे। हम हिस्ट्री की श्रृंखला के अंदर चल रहे थे और हमने पाषाण काल और सिंधु सभ्यता उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। अब देखिएगा, अगला जो चैप्टर आता है वो है वैदिक सभ्यता। आपको पहले थ्योरी मिलेगी और उसके थ्योरी के बाद में यहाँ से जो संभावित प्रश्न है जो हम हर वीडियो के अंदर करते हैं, तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। और अपने जो भी डिफेंसिव सेक्टर की जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं वहां तक हमारे वीडियो को पहुंचाइएगा। तो आप देखिएगा, हम बिना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि वैदिक सभ्यता से पहले हमने एक सभ्यता पढ़ी थी, सिंधु सभ्यता। वैदिक सभ्यता से पहले एक सभ्यता हमने पढ़ी थी, सिंधु सभ्यता। और उस सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है वो हमने पढ़ा था कि 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। ये हमारा सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड था। लेकिन कहा जाता है कि कुछ भौगोलिक परिवर्तन हुए थे, जलवायु परिवर्तन हुआ था और उसकी वजह से सिंधु सभ्यता जो है उसका पतन हो गया था। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना होता है। कोई कहता है भूकंप आया था, कोई कहता है बाढ़ आ गया, कोई कहता है ज्वालामुखी फूट गया। लेकिन ये सारी चीजें घटित क्यों होती है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन होता है। अब 1750 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता खत्म हो गई थी। अब यहाँ पे अगर कोई नई सभ्यता बसेगी तो उसको टाइम तो चाहिएगा। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि अभी हम ईस्वी में चल रहे होते हैं, तो 2023 ईस्वी चल रहा है अभी, 2023। तो 2023 के बाद में क्या आएगा? 2024 ईस्वी आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख देता ईसा पूर्व, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, 2023 ईसा पूर्व अगर लिखा होता तो उसके बाद में 2024 नहीं आता, 2022 आता। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ईसा पूर्व का जो सिस्टम था पहले का वो उल्टा चलता है। इधर 23 के बाद में 24 आया, लेकिन इधर 23 के बाद में क्या आएगा? 22। तो अपना कहने का सारांश ये है कि 1750 में ये सभ्यता जो है वो खत्म हो गई थी और लगभग 250 वर्षों तक यहाँ कोई मानव पनपा नहीं था, लगभग 250 वर्ष। तो 250 वर्ष के बाद में 1500 ईसा पूर्व आ जाती है। और 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक ये जो काल था दोस्तों, वो अपना वैदिक सभ्यता का काल था। तो आप ध्यान रखिएगा, हल्का बुल्का अगर यहां से भी पूछ लिया जाए आपसे कि वैदिक सभ्यता का काल बताओ या इसका कालक्रम बताओ, ये कब से कब तक थी, तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि अपनी वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है वो कहां से कहां तक था? 1500 ईसा पूर्व से लेके और 600 ईसा पूर्व तक। क्योंकि इसके बाद में फिर अपना महाजनपद काल प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें मगध, अपने चंद्रगुप्त मौर्य, खूब सारे वंश आएंगे, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, वो आगे पढ़ेंगे अपन उसके अंदर। ठीक है, तो ये काल अपना वैदिक सभ्यता का। और ये जो अपना खैर हमने पढ़ाई था पहले, सिंधु सभ्यता का कालक्रम था। बीच में कितने सालों का गैप आ गया? 250। क्योंकि अगर कोई सभ्यता का पतन हुआ है और नए लोग वहां अगर आकर बसेंगे तो उसमें 250 वर्ष का तो गैप होगा ही, नॉर्मल सी चीज है। अब देखिएगा, जो ये वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता के भी 2 पार्ट है। वैदिक सभ्यता के भी कितने पार्ट है? 2 पार्ट है, यानी कि इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक सभ्यता के 2 भाग कौन कौन से हैं? कई बार उनका भी थोड़ा बहुत कालक्रम जो है वो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जा सकता है। देखिएगा दोस्तों, वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो अपना ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल बड़ा सिंपल सी चीज है, ऐसा काल जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई। अभी मैं आपको बताऊंगा कितने वेद हैं, कितने
उपनिषद है, कितने पुराण है। तो ऐसा काल जिसमें ऋग्वेद की रचना भी, वो ऋग्वेदिक काल था। और अपना ऋग्वेदिक काल का जो समय या इसका जो कालक्रम था वो 1500 ईसा पूर्व से लेके और 1000 ईसा पूर्व तक था। थोड़ा आप ध्यान रख लेना इसका, 1500 से 1000। और उसके बाद में आता है 2 नंबर पे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का मतलब वैदिक सभ्यता का अंतिम चरण, जब ये सभ्यता खत्म हो रही थी। तो उत्तर वैदिक काल जो है, इसका जो कालक्रम है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। उत्तर वैदिक काल हम जानते हैं कि अपनी भाषा के अंदर अगर कोई भी चीज समाप्त हो रही होती है तो हम उसे कहते हैं उतरतावा। जब अपन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बातें करते हैं कि उतरता सियाड़ा, उतरता उंध्याड़ा, है ना, उतरता फागण, उतरता सावण, तो एंडिंग की ओर होती है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल। और ये कौन सा, ऋग्वेदिक काल। ये आप थोड़ा ध्यान रखना कि वैदिक सभ्यता को भी कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। तो ऋग्वेदिक काल और एक कौन सा, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये हमने इनके मोटे तौर पे इनके कालक्रम के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, और फाइनली इसका जो कालक्रम है वो यहाँ से स्टार्ट होगा 1500 ईसा पूर्व से, जो भी मैंने आपको बताया था कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक इसका ये पूरा फाइनली टाइम पीरियड था। आगे चलिएगा नेक्स्ट। यहां से और कौन कौन से प्रश्न अपने आर्मी के एग्जाम में बन सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो क्लासेज है वो आर्मी में टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेडमैन और जो जनरल ड्यूटी वाली है उन सब के लिए इनफ होगी, या उस लेवल से हम चल रहे हैं कि जो जीके के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो सारे लगभग कवर होंगे। अब देखो अगला प्रश्न आता है कि वैदिक सभ्यता जो थी इसके संस्थापक कौन थे। बड़ा जोरदार प्रश्न जो है वो पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक कौन थे। संस्थापक का मतलब होता है स्थापना करने वाले, यानी कि वैदिक सभ्यता की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो हम सभी जानते ही हैं कि वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने की थी, आर्यों ने। बताओ वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे, आर्य थे। कभी कभार आर्मी में यह भी पूछ लिया जाता है कि ये जो आर्य नामक शब्द है इसका अर्थ क्या होता है आर्य का। तो आप ध्यान रखना, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ कुल में, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न व्यक्ति, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न व्यक्ति, ये किसका अर्थ होता है, आर्य का। आगे आपके और भी यहां से अच्छे अच्छे प्रश्न जैसे एग्जाम में बन सकते हैं कि जो अपनी वैदिक सभ्यता थी इसके संस्थापक जो आर्य थे वो आए कहां से थे। यानी कि आर्य भारत के अंदर आए थे, चलो ठीक है, लेकिन कहां से आए, आर्य भारत में कहां से आए थे। तो आप ध्यान रखना, आर्य जो है अपने भारत के अंदर मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में कहां से आए थे, मध्य एशिया से। ठीक है, तो ये भी बड़ा प्रश्न जोरदार है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आर्य भारत में कहां से आए। फिर जब ये इंडिया में आकर बस गए थे तो भारत में कहां बसे, है ना। भारत के अंदर ये जो लोग हैं वो सबसे पहले आए थे, उस टाइम बसे कहां पे। तो आप ध्यान रखना, आर्य जो थे भारत के अंदर अपना जो सतलज नदी के आसपास वाला एरिया है, सतलज प्रांत के अंदर, सतलज प्रांत, या अभी इसको अपन बोल सकते हैं कि पंजाब, कि आर्य अपने भारत में कहां आकर बसे थे, पंजाब। आए कहां से थे, मध्य एशिया से। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन, आर्य। और इसका अर्थ क्या होता है कि श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न व्यक्ति। और देखिएगा और आपके अच्छे अच्छे प्रश्न यहां से क्या बन सकते हैं कि इसको अपन वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं, व्हाट्स द रीजन, रीजन क्या है इसके पीछे इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। तो बड़ा सिंपल है, ध्यान रखिएगा, इस सभ्यता में हमें वेदों का उल्लेख मिलता है। इस सभ्यता में हमें वेदों का उल्लेख मिलता है, इसलिए बताओ हमने इसको नाम क्या दे दिया,
वैदिक सभ्यता। जैसे हमने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता नाम क्यों था, क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास एक सभ्यता पनपी थी। उसी प्रकार वेदों का जो उल्लेख जिस सभ्यता में मिलता है वो वैदिक सभ्यता। आगे देखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि वेदों की संख्या कितनी थी, जैसे नॉर्मल प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है आर्मी के अंदर, है ना। वेदों की संख्या, वेद कितने थे, ध्यान रखना, वेद 4 थे। वेदों की संख्या कितनी थी, 4 थी। 4 कौन कौन से वेद थे वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, जब हम एक एक वेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनका क्रम हमें ध्यान रखना है, सबसे नया वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, वो थोड़ा अपन आगे चर्चा करेंगे। यहां से दोस्तों आपको यह भी पूछ लिया जा सकता है कि वेदांग कितने थे, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। वेदांगों की जो संख्या है वो 6 थी। एक्चुअल में वेदों की जो भाषा थी वो बड़ी कठिन थी, संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए थे और उसे पढ़ने में बड़ी परेशानी सी होती थी, इसलिए वेदों को समझने के लिए जो है वो किसकी रचना हुई थी, वेदांगों की। ठीक है, और आप थोड़ा ध्यान रखना, इसके अलावा एक होता है उपनिषद। उपनिषद या उपनिषद को जो है वेदांत भी बोला जाता है। तो उपनिषद या वेदांतों की संख्या कितनी थी, 108 थी, ध्यान रखना। एक आपसे और यहां से पूछ लिया जा सकता है कि अपने पुराण कितने थे, यानी कि पुराणों की संख्या कितनी थी, तो अपने पुराण कितने थे, 18। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि वेदों की संख्या बताओ, अपन बता देंगे 4 है। वेद कितने हैं अपने भारतीय इतिहास के अंदर, 4 वेद है। वेदांग कितने हैं, वेदांग 6 है। उपनिषद कितने हैं, 108 है। और पुराण कितने हैं, 18। तो दोस्तों इस स्लाइड के अंदर हमने बड़ी बेसिक सी चीजें प्राप्त की है कि वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे, फाउंडर, आर्य थे। आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न व्यक्ति। आर्य भारत में कहां से आए, मध्य एशिया से आए। ये भारत में आकर कहां बसे, सतलज प्रांत जो पंजाब नदी के आसपास का एरिया है। इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें वेदों का उल्लेख मिलता है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। वेदांग कितने हैं, 6 है। उपनिषदों की संख्या जो है वो कितनी है, 108 है। और पुराण जो है वो कितने हैं, 18। ये हमने बड़ी सामान्य सी जानकारी जो है वो वैदिक सभ्यता के लिए है। अब देखिएगा, मैं आपको वेदों का बताता हूं कि आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल वेद कितने, जैसा कि अभी हमने पढ़ा ही था कि कुल वेद हमारे 4 है। जो कुल वेद है अपने, बताओ उनकी संख्या कितनी है, 4 है। इसको याद करने की एक बड़ी आसान सी ट्रिक है ना। इसकी एक ट्रिक आपको बनानी है और वो है रूसा, RUSA, रूसा। वो बोलते हैं ना अपन, अगर अपने गांव के अंदर कोई छोटा सा बड़ा काला सा बच्चा है ना, जो बाल की धरी है, मिट्टी में भरा हुआ है और कपड़े वपड़े अपन बोलते हैं यार तो रूसे के जैसे लग रहा है ना। तो रूसा, आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, रूसा। तो रूसा में क्या होगा, आर से होगा ऋग्वेद। आर से बताओ क्या होगा, ऋग्वेद। आर से ऋग्वेद। यू से जो है वो हमें ध्यान क्या रखना है, यजुर्वेद। यजुर्वेद। एस से हमें ध्यान रखना है सामवेद। एस से क्या ध्यान रखना है, सामवेद। और ए से हमें ध्यान रखना है अथर्ववेद। ए से हमें ध्यान क्या रखना है, अथर्ववेद। तो अपने टोटल वेदों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। देखिएगा, पहला जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। दूसरा जो वेद है वो कौन सा है, यजुर्वेद है। तीसरा जो है वो कौन सा है, सामवेद है। और चौथा जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद। यही इनका क्रम था। तो अपनी ट्रिक में अपने को वेद भी याद होंगे और उनका क्रम भी। अब देखिएगा, यहां से एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो दिखती सी बात है कि जो वेद सबसे पहले रचा गया था वही सबसे प्राचीन वेद होगा। यानी कि ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। अथर्ववेद ये सबसे नया वेद है। यानी कि सबके लास्ट में जिस वेद की रचना हुई थी वो कौन सा था,
अथर्ववेद था। फिर देखिएगा बड़ी सामान्य सी जानकारी कि ऋग्वेद के अंदर है क्या क्या, है ना, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखना। ऋग्वेद के अंदर 1028, इसके पहले आप ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है। 10 मंडल, मंडल का मतलब आप यूं समझ सकते हो कि अध्याय, चैप्टर। ऋग्वेद के टोटल चैप्टर कितने हैं? 10। इन 10 मंडलों के अंदर 1028 सूक्त है। 1028 क्या है? सूक्त है। इसके अंदर अगर हम और देखें तो अपने 10,662 जो है वो श्लोक है। तो ये आपको थोड़ा सा जो है वो इसके बारे में ध्यान रखना है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, 10 मंडल यानी 10 अध्याय है, 1028 सूक्त है और 10,652 इसके अंदर क्या 10,662 जो है वो इसके अंदर क्या है? श्लोक है ना। ध्यान रखना आप, बड़ा जो एक क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे चलते हैं और हमें यहाँ से क्या क्या जो है वो जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के अंदर दोस्तों ध्यान रखना, यहीं पर हमें एक गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख वो भी हमें कहां से मिलता है? ऋग्वेद से। ध्यान रखना, ऋग्वेद के अंदर ही अपन जो आज एक शब्द यूज लेते हैं ओम, तो ओम शब्द का उल्लेख भी हमें कहां से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है ना। ये सामान्य से चीज आप ध्यान रखना। जो यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद के अंदर क्या होगा? इसके अंदर यज्ञ, यानी कि यज्ञ से संबंधित जो चीजें हैं वो हमें इससे मिलेगी। जैसे आपके काम की नहीं है, लेकिन यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य में भी है और पद्य में भी है। आप थोड़ा ध्यान रखना, जो अपना ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद ये गद्य में भी है और पद्य में भी है। और इस प्रकार जो होता है, जो गद्य और पद्य दोनों के अंदर होता है, उसे चंपू कहा जाता है। थोड़ा बहुत आप जानकारी के लिए ध्यान रखिएगा। सामवेद जो अपना तीसरा वेद है या 3 नंबर पे इसकी रचना हुई। साम का मतलब होता है संगीत। साम का मतलब क्या होता है? संगीत। तो संगीत का जनक, संगीत का जनक जो वेद है वो कौन सा है? सामवेद। बड़ा सामान्य सा प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है। और अथर्ववेद जो है वो सबसे नया वेद है। और आप ध्यान रखना, इसके अंदर जादू टोना किया जाता है। ऋग्वेद जो अथर्ववेद है उसके अंदर क्या किया जाता है? जादू टोना, मतलब जादू टोने से संबंधित चीजें हैं। तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, हमने 4 वेद और उनमें क्या क्या अपने आर्मी के एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। आगे चलो, और हमें क्या क्या यहाँ से एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण चीजें मिल सकती है। तो देखिएगा आप, ऋग्वेदिक आर्यों का, जो अपने आर्य थे ऋग्वेदिक काल के, उनका व्यवसाय क्या था? ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि वैदिक काल में आर्यों का व्यवसाय क्या था। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इनका जो व्यवसाय था, यानी कि ये लोग क्या काम करते थे, अपना जीवन व्यापन कैसे करते थे, तो इनका व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या था? पशुपालन और कृषि। और आप लोगों को भी पता होगा, जहां कृषि होगी वहां पशुपालन भी होगा। अपने गांवों में जैसे एक डायलॉग बड़ा प्रसिद्ध होता है कि खेती के अंदर तो कुछ नहीं बचता, बस ढांडे पाले जाते हैं, यानी कि जानवर जो है वो पल जाते हैं, बस वही कमाई है और खेती के अंदर कुछ बचत नहीं होती है। ठीक है, तो इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या था? पशुपालन और कृषि था। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि अपने जो आर्य थे, आर्य किस कृषि से अपरिचित थे, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, वो कृषि थी तंबाकू की। जो कृषि है वो बताओ किसकी थी? तंबाकू। ध्यान रखना, इसलिए उस समय की जो आयु है वो 100 वर्ष मानी जाती थी, यानी कि 100 साल की उम्र जी लेते थे। तंबाकू वगैरह थी नहीं, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आर्य जो थे वो किस खेती से या किसकी खेती से अपरिचित थे, तो हम क्या कहेंगे? तंबाकू। और देखिएगा दोस्तों, और भी पूछ लिया जाता है
कि जो आर्य थे उनका मुख्य पशु कौन सा था। आर्यों का मुख्य पशु, तो आप ध्यान रखिएगा आर्यों का जो मुख्य पशु था वो था गाय। क्या था? गाय। और गाय के लिए वो लोग जो है एक वर्ड यूज में लेते थे, अघन्या। गाय के लिए कौन सा वर्ड यूज लेते थे? अघन्या। तो अघन्या का मतलब होता है न मारने योग्य, न मारने योग्य। यानी कि वैदिक सभ्यता में जो सबसे पवित्र पशु था वो अपना कौन सा था? गाय था। और आपसे क्या पूछा जा सकता है? वेद त्रयी कौन से थे? तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, 3 वेद हैं जिनको एक साथ शामिल किया गया, उसको वेद त्रयी कहते हैं। तो वो 3 वेद कौन कौन से थे? स्टार्टिंग वाले हमने जो ट्रिक पढ़ी थी रूसा वाली, उसमें हमने देखा था कि एक तो ऋग्वेद था, एक अपना यजुर्वेद था, और एक अपना कौन सा था? सामवेद था। तो ये जो तीनों वेद हैं इनको बताओ किसकी सीरीज में रखा गया? वेद त्रयी की सीरीज के अंदर। तो ये भी जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और भी वैदिक सभ्यता से जो है अपन आर्मी के नजरिए से देखें तो अपना जो है वो यहाँ तक प्रश्न जो है अपने को सारे मिल जाएंगे। या आपसे एक छोटा सा प्रश्न जैसे और पूछ लिया जाए कि वैदिक सभ्यता के आर्य यानी कि अंतिम चरण तक, वैदिक सभ्यता के आर्य अंतिम चरण तक कहां तक बस गए थे? कहां तक बस गए थे मतलब आए जो थे तब वो अपने पंजाब प्रांत के आसपास थे, लेकिन जब वैदिक सभ्यता खत्म होती 600 ईसा पूर्व के आसपास, तो वैदिक सभ्यता के आर्य जो है वो कहां तक थे? तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ये अपने गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो दोआब क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र आप जानते होंगे, जो दो नदियों के बीच का जो उठा हुआ क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? दोआब क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो मित्रों ये कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न थे, है ना, जो हमने सोल्व किए। मैं आपको एक बार जो है वापस बता देता हूं। पहले हमने ये पढ़ा था कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन? आर्य। कहां से आए? मध्य एशिया से। भारत में कहाँ रहने लगे थे? सतलज प्रांत। अभी हमने पढ़ा था कि लास्ट में वो कहां तक? गंगा यमुना दोआब, या गंगा ब्रह्मपुत्रा। वेदों का उल्लेख मिलता है इसलिए वैदिक सभ्यता। वेदों की संख्या 4, वेदांग 6, उपनिषद 108, पुराण 18। वेद 4, इनसे संबंधित कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है, और कुछ महत्वपूर्ण चीजें। दोस्तों अब आगे अपन सोल्व करेंगे इसके जो क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अगर आपने वीडियो को बड़ा तन्मयता से अगर देखा है तो एक भी प्रश्न के अंदर आप नहीं अटकोगे, सारे प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। थोड़ा क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है कि ये अपने से कहना क्या चाह रहा है। देखो, ऋग्वेदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? यहां पे आपको वैदिक सभ्यता का नहीं पूछा है, ऋग्वेदिक। तो मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता तो 1500 से 600, और ऋग्वेदिक जो है वो 1500 से 1000 थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? बी। पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? खैर हमने अभी पढ़ा था कि जो उस समय के जो लोग थे वो तंबाकू से अपरिचित थे, इसलिए वो जीते भी पूरे 100 साल थे। इसलिए आप ध्यान रखना, वैदिक सभ्यता के अंदर जो आश्रम व्यवस्था थी, वैदिक सभ्यता के अंदर क्या थी? आश्रम व्यवस्था। और कितने आश्रम थे? 4 आश्रम थे। 4 आश्रम कौन से थे? कि जो पहला आश्रम था उसे कहा जाता था बाल आश्रम। कौन सा आश्रम? बाल आश्रम, जिसमें एज जो है वो अपने जन्म से लेके और 25 वर्ष तक हुआ करती थी। बाल आश्रम के बाद में दूसरा आश्रम हुआ करता था गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम, इसकी जो एज है वो 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक थी। गृहस्थ आश्रम के बाद में जो है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम की जो आयु है वो 51 से 75 यानी कि 75 थी। और वानप्रस्थ के बाद में आता है सन्यास आश्रम।
संन्यास आश्रम की जो आयु है वो 76 से 100 तक थी, या हम यूं कह सकते हैं टिल डेथ, मृत्यु तक। तो 4 आश्रम थे। बाल आश्रम मतलब जिसमें गुरुकुल के अंदर शिक्षा वगैरह प्राप्त करने जाते थे, ग्रस्त शादी वादी हो जाती, कालची के साथ जीवन व्यतीत करते थे। वानप्रस्थ, जब ग्रस्त जीवन अच्छे से निभ जाता, जंगलों की ओर चले जाते वानप्रस्थ। और सन्यास, जब एक सन्यास धारण कर लिया जाता था। सन्यासी के कोई नहीं होता, न माता पिता होता, न घर होता, न भाई बहन होता, न पत्नी होती है। तो इसका आंसर क्या था? तंबाकू था। आगे चलो, वेदों की संख्या कितनी है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। और अभी हमने पढ़ाई था, वो अपनी ट्रिक ध्यान रखनी है उन वेदों को याद करने की। रूसा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय है, खैर इधर ऑप्शन के अंदर दोनों टिक आ गए, लेकिन आप ध्यान रखना कृषि भी था और पशुपालन भी था। ये दोनों ही करते थे, कृषि और पशुपालन। हम इसको एक ऑप्शन मान लेंगे। आगे चलिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है? जिस प्रकार वेद 4 है, वेदांग 6 है, उपवेद भी 4 है, वैसे वेदांग ये अपने पुराण कितने हैं? पुराण, तो आप ध्यान रखना पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपनिषदों की संख्या 108 है। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो अपनी वो जो ट्रिक थी रूसा, उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद जो है वो अपना ऋग्वेद है। सबसे नवीनतम जो है अथर्ववेद है। संगीत का जनक सामवेद है, और जिसमें यज्ञ है वो यजुर्वेद है। संस्कारों की संख्या कितनी है? संस्कार कौन से होते हैं? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो ये संस्कार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं वो तो होते हैं मैनर्स, जिनको अपन अपनी लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं? मैनर्स। मतलब जो अपने व्यवहार को दर्शाते हैं कि आप में क्या मैनर्स है, अपन किस प्रकार लोगों के साथ जो है वो उनके साथ बर्ताव करते हैं, तो वो एक वो मैनर्स हुआ संस्कार। एक वो है जो अपने जीवन के वो अंग हैं, है ना, जीवन के अंग, यानी कि प्राचीन समय के अंदर जिनको फॉलो किया जाता था। हालांकि कलयुग में भी इन संस्कारों में से कुछ कुछ संस्कारों को अभी अपनाया जाता है, और इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 16। कितनी है? 16। आपसे पूछ ले कौन से कहां तक लेकर, तो जब एक बच्चे की गर्भ में उत्पत्ति होती है वहां से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार किए जाते हैं। 16 संस्कार कौन कौन से मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। जो पहला संस्कार होता है वो होता है गर्भाधान। पहला संस्कार कौन सा होता है? गर्भाधान। गर्भाधान का मतलब यही है कि पेट के अंदर बच्चे की उत्पत्ति हुई है। गर्भाधान के बाद में पुंसवन होता है, पुत्र की प्राप्ति हेतु। फिर सीमंतोनयन होता है। ऐसे चलते जाते हैं। ये अपन कान बिंदवाते हैं, अपना जो जड़ूला होता है ना, सबसे पहले अपने को घर से बाहर निकाला जाता है, निष्क्रमण, अपना नाम निकाला जाता है, नामकरण, घूंटी दी जाती है, जातकर्म, ठीक है, सीमंतोनयन, है ना, बुरी अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए जो है उपनयन, गुरुकुल के अंदर ले जाके एडमिशन कराया जाता है, यज्ञोपवीत, जनेऊ धारण किया जाता है, इस प्रकार विवाह, है ना, ऐसे 15 संस्कार चलते हैं। और फिर जो 16 नंबर पे संस्कार आता है वो आता है अंत्येष्टि। 16वां संस्कार कौन सा है? अंत्येष्टि। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, यानी गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक कुल कितने संस्कार होते हैं? 16। तो दोस्तों ये अपनी क्लास थी आज की वैदिक सभ्यता पर, और आगे का जो है वो भी अपन इस प्रकार पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।